नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम BGSI 001 जेंडर संवेदीकरण समाज संस्कृति और परिवर्तन खंड 2 जेंडर और परिवार इकाई 5 परिवार प्रेम एवं शक्ति 5.1 प्रस्तावना। परिवार किसी भी समाज की मूलभूत इकाई है। यह एक संस्था भी है जिसे प्रत्येक व्यक्ति के पालन पोषण, उसकी उचित देखभाल और उसके समाजीकरण का केंद्र समझा जाता है। इससे एक ऐसी संस्था होने की उम्मीद की जाती है जो अपने प्रत्येक सदस्य को बाहरी दुनिया की बुराइयों और भय से संरक्षित करता है। परंतु पितृसत्तात्मक पृष्ठभूमि और जेंडर लेंस से गहराई से देखने पर पाया जाता है कि परिवार कोई समतावादी संस्था नहीं, बल्कि पदसोपानिक संरचना है। इस इकाई में आप इस बारे में पढ़ेंगे कि कैसे परिवार शक्ति का और कुछ सदस्यों जैसे कि महिलाओं, छोटी लड़कियों और गैर मानक लैंगिकता सेक्सुअलिटी वाले सदस्यों की अधीनस्थता और शोषण का केंद्र बन जाता है। अब हम इस इकाई को पढ़ने के उद्देश्यों पर एक नज़र डालेंगे। 5.2 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य होंगे कि आप परिवार की प्रकृति और उसके प्रकारों की व्याख्या कर सकें। परिवार के समतावादी और एक सुरक्षित जगह होने के मिथक का विश्लेषण कर सकें और परिवार की संरचना के अंतर्गत अधीनस्थता और पदानुक्रम की आलोचना कर सकें। 5.3 परिवार की प्रकृति और उसके प्रकार। दुनिया भर के तमाम अध्ययनों ने परिवार की प्रकृति और उसके प्रकारों पर विस्तार से चर्चा की है। इन अध्ययनों में अधिकांशतः एक सामाजिक संस्था के तौर पर परिवार की सार्वभौमिकता पर जोर दिया गया है जो अपने सदस्यों को समाजीकरण, सहायता, स्नेह और संरक्षण प्रदान करता है। ये अध्ययन परिवार को एक समतावादी स्थल और अन्यथा असुरक्षित और हिंसक संसार में एक सुरक्षित स्थल के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, जहां सभी सदस्यों को समान संरक्षण और स्नेह मिलता है। हालांकि ऐसे भी अध्ययन हैं जो परिवार की इस एकांगी समझ को चुनौती देते हैं। ऐसे अध्ययन मुख्यतः नारीवादियों और समलैंगिक विद्वानों विदुषियों से मिलते हैं। वे मानकों के विरुद्ध जेंडरीकृत पारिवारिक आदर्शों की चर्चा करते हैं जो इसके सदस्यों को एक पदसोपानिक व्यवस्था में रखता है, जिसमें कुछ सदस्य अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक शक्ति और उच्च स्थिति रखते हैं। भौतिक और गैर भौतिक दोनों तरह के संसाधनों तक भेदभावपूर्ण पहुंच के द्वारा वही निर्धारित करते हैं कि परिवार में शक्ति किस तरह से प्रचालित होगी। परिवार की अखंडता, स्थिति, शक्ति और सम्मान को बरकरार रखने के लिए हिंसा और भेदभाव को औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह एक सुरक्षित और समतावादी स्थान के रूप में परिवार के विचार को खारिज कर दिया जाता है। अब हम प्रकारवाद के बारे में अध्ययन करेंगे जो मुख्यधारा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रकारवाद मानता है कि परिवार प्रत्येक समाज की आधारभूत संस्था का निर्माण करता है और इसकी प्रकृति सार्वभौमिक है। अपने विभिन्न प्रकारों के द्वारा परिवार समाज के कार्यात्मक पूर्व प्रयोजनों को पूरा करता है और समाज में साम्यावस्था को बरकरार रखने में सहायता करता है। यह सिद्धांत इस समझ पर आधारित है कि मातृत्व की जैविक अनिवार्यता महिलाओं को घर के अंदरूनी कार्यों की जिम्मेदारी की ओर प्रवृत्त करती है, जबकि पुरुषों की अपेक्षाकृत अधिक शारीरिक शक्ति प्राकृतिक रूप से उन्हें प्रदाता की भूमिका में प्रवृत्त करती है। परिवार में सबसे मूलभूत रिश्ता माँ और बच्चे का होता है जो गर्भावस्था और स्तनपान के दैहिक तथ्यों पर आधारित होता है। इसीलिए माँ को बच्चे के लालन पालन और पोषण के लिए प्राथमिक तौर पर उत्तरदायी माना जाता है, जबकि पिता एक अप्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। प्रकारवादी प्रस्तावित करते हैं कि पत्नी को पति के कार्यों में प्रत्यक्ष तौर पर सहायता करनी चाहिए। पेशेवर क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत की गई तमाम चुनौतियों और मांगों को देखते हुए पत्नी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह पति के साथ निभाए और उसकी सहायता करे। टालकॉट पार्सन्स प्रकारवादी सिद्धांत के सबसे प्रमुख समर्थक हैं और उनके विचार उनकी प्रसिद्ध कृति सोशल सिस्टम 1951 में विस्तार से मिलते हैं। पार्सन्स के अनुसार परिवार समाजीकरण का सबसे मूलभूत अभिकर्ता है और समाज का प्रत्येक सदस्य परिवार में अपनी स्थिति के आधार पर अपनी भूमिका और ओहदा निश्चित कर पाता है। पार्सन्स एंड बेल्स 1955 डंडा
पासन्स यह भी व्याख्या करते हैं कि औद्योगिकृत दुनिया के लिए परिवार का सबसे अच्छा स्वरूप नाभिकीय परिवार है। नाभिकीय परिवारों में पत्नियां ही मुख्य तौर पर बच्चों के पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होती हैं और उनसे निर्धारित तोहदा पाने के लिए प्रयास करने की अपेक्षा नहीं रखी जाती। बच्चे भी तब तक इतने बड़े नहीं होते कि प्रतियोगिता कर सकें। इसलिए पति की अधिकारिता और निर्धारित तोहदे को कोई खतरा नहीं होता, जिससे परिवार और समाज का स्थायित्व बरकरार रहता है। प्रकारवादियों द्वारा दी गई ऐसी व्याख्याओं में परिवार के सदस्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के सवाल को पदसोपानिकता की स्वैच्छिक स्वीकृति के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें पुरुष प्रमुख या पति के पास सत्ता होती है और महिला या पत्नी बिना किसी संघर्ष के इसे स्वीकार करती है। नारीवादी अध्ययन प्रकारवाद की आलोचना करते हुए वे तमाम तौर तरीके सामने लाते हैं जिनसे परिवार के अंदर शक्ति अपनी भूमिका निभाती है, जिससे पदसोपानिकता, भेदभाव और विभिन्न सदस्यों के खिलाफ हिंसा जैसी बातें निकलकर सामने आती हैं। वे परिवार को मात्र प्रेम, शांति और सहयोग के स्थल के रूप में नहीं प्रस्तुत करते, बल्कि संघर्ष, हिंसा और सौदेबाजी के स्थल के रूप में भी दिखलाते हैं। 5.4 नारीवादी परिप्रेक्ष्य। मुख्यधारा के अध्ययन परिवार को सहयोग, समरसता, साझा हित और समानता पर आधारित एक अपरिहार्य सामाजिक संस्था के रूप में वर्णित करते हैं। मोटे तौर पर उन्होंने परिवार के अंदर पुरुष को अपने अध्ययन की मूल इकाई के तौर पर लिया है, जबकि महिलाओं के अनुभवों को उपेक्षित किया है। नारीवाद परिवार के इस दृष्टिकोण को चुनौती देता है और घरेलू क्षेत्र में महिलाओं के अनुभवों की पड़ताल करने पर ध्यान केंद्रित करता है। अब हम पढ़ेंगे कि नारीवाद के विभिन्न शक्तिगुट किस तरह परिवार संस्था की आलोचना करते हैं। उदारवादी नारीवाद डैश। उदारवादी नारीवाद बहस करता है कि महिला और पुरुष अपने जैविकी के कारण भिन्न नहीं हैं, बल्कि समाजीकरण की लैंगिक भूमिका आधारित प्रक्रिया के कारण भिन्न हैं। वे इन तथ्यों की पहचान करते हैं कि लैंगिक भूमिका आधारित समाजीकरण के द्वारा महिलाओं को सिखाया जाता है कि प्राथमिक रूप से उन्हें गृहिणी की भूमिका में रहना है और इस तरह उन्हें अपनी ही शक्ति का बोध करने से रोक दिया जाता है। इससे महिलाओं की द्वितीयक स्थिति बन जाती है, जिसे परिवार का निजी क्षेत्र कहा जाता है, जो उन्हें अपने पति पर निर्भर बना देता है, जो बाद में अधीनस्थता की ओर प्रवृत्त होता है। वे महिलाओं के लिए सभी क्षेत्रों में समान अवसर की मांग करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी कोई भी उपलब्धि हासिल कर सकती हैं। वे इस बात का भी तर्क देते हैं कि यह समानता तभी लाई जा सकती है जब महिलाओं को नौकरियों में समान अवसर देकर उन्हें घरेलू दायरे से बाहर निकाला जाए, और यह सब कानून बनाकर यह सामाजिक सुधार द्वारा किया जा सकता है। बेटी फ्रीडन, एन ओकले, सुजान ओकिनमोलर उन तमाम उदारवादी नारीवादियों में से हैं जिन्होंने परिवार और उसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में काफी अध्ययन किया है। कहा जा सकता है कि यद्यपि उदारवादी नारीवादियों ने महिलाओं के लिए निर्धारित की गई जेंडर भूमिकाओं को चुनौती दी, उन्होंने परिवार संस्था को और इसमें महिलाओं की मां और पत्नी के रूप में भूमिका को पूर्णतया अस्वीकार नहीं किया। समाजवादी नारीवाद। मार्क्सवादी नारीवादियों के अनुसार परिवार में महिलाओं की अधीनस्थता की स्थिति संपत्ति पर उनके अधिकार से संबंधित है। उदाहरण के लिए मजदूरी करने वाले वर्ग के पास कोई संपत्ति नहीं होती और सर्वहारा वर्ग के बीच महिलाओं की अधीनस्थता भी नहीं होती। वे यह भी तर्क देते हैं कि पूंजीवाद के खात्मे के साथ ही परिवार संस्था और इससे संलग्न परिवार भी खत्म हो जाएगा। समाजवादी नारीवादी ऐसे विचारों के लिए होड़ करते हैं और ऐसे रास्ते सुझाते हैं कि कामगार वर्ग का पुरुष भी परिवार से लाभान्वित हो। वे ऐसे तरीकों की ओर इशारा करते हैं जिनके जरिए पूंजीवाद में परिवार की संरचना प्रभावित होती है और महिलाओं द्वारा किया गया श्रम उपेक्षित हो जाता है तथा परिवार के भीतर और श्रम बाजार में भी उन्हें समान महत्व नहीं मिल पाता। उग्र नारीवाद। उग्र नारीवादी विद्वान आर्थिक शोषण की बजाय लैंगिक सेक्सुअल शोषण पर अधिक जोर देते हैं। वे महिलाओं के शोषण को मूलभूत रूप से उनके द्वारा परिवार में निभाई जाने वाली लैंगिक और संतानोत्पत्ति की भूमिका से जोड़ते हैं। वे महिलाओं का आह्वान करते हैं कि वे जैविक संतानोत्पत्ति की भूमिका को मानने से इनकार कर दें और पुरुषों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल करें। परिवार के बारे में विश्लेषण। कुछ महत्वपूर्ण उग्र नारीवादी विचारकों केट मिलेट,
शुलामित फायरस्टोन और अन्य लोगों द्वारा किया गया है। केट मिलेट 1971 इसमें यह तथ्य जोड़ती हैं कि पितृसत्तात्मक परिवार बच्चों की अंडरस्कोर वैधानिकता पर जोर देते हैं। इससे दरअसल यह बात निकलकर सामने आती है कि बच्चे और माँ का ओहदा मुख्य रूप से पुरुष की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर होता है। अपनी पुस्तक द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स 1972 में शुलामित फायरस्टोन यह समझाने की कोशिश करती हैं कि पुरुष और महिला में असमानता का भौतिक आधार वास्तव में जैविक परिवार के अंतर्गत तैयार किया गया है। परिवार की यह जरूरत होती है कि अपने अस्तित्व के लिए महिलाएं पुरुषों पर निर्भर रहें और बच्चे वयस्कों पर। उनके अनुसार निर्भरता का यह तरीका ही आगे चलकर वर्चस्व और अधीनस्थता की मनोवैज्ञानिक शैली को बढ़ावा देता है। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को 5.5 परिवार का नारीवादी अध्ययन। नारीवादी विचारकों ने परिवार के अंदर महिलाओं के रोजमर्रा के अनुभवों और उपलब्ध मानवशास्त्रीय सामाजिक ज्ञान के बीच गहरी और विस्तृत खाई की ओर इशारा करते हुए अपना अध्ययन आरंभ किया। इसलिए तात्कालिक रूप से उन्होंने उस समय चल रहे अध्ययनों में महिलाओं की अनुपस्थिति को रेखांकित करने का कार्य अपने हाथ में लिया। अधिकतर नारीवादी कार्यों में परिवार को विवाह की संरचना, महिलाओं और पुरुषों के बीच संसाधनों के असमान वितरण और श्रम के जेंडर विभाजन के संदर्भ में लक्षित किया गया पहुंच में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। साथ ही वे परिवार के अंदर पुत्रों को प्राथमिकता, घरेलू हिंसा और ऐसे ही अन्य तमाम मुद्दों जो परिवार की संरचना के अंतर्गत घटित होते हैं को अपने समर्थन में गिनाते हैं। मुख्य धारा के शोध की आलोचना नारीवादी विचारक इशारा करते करती हैं कि शुरुआती भारतीय समाजशास्त्री सभी उद्देश्यों के लिए शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथों में आने वाले हिंदू संयुक्त परिवार को ही भारतीय परिवार की तरह स्वीकार करते थे। इसमें परिवार की संरचना, नातेदारी के आदर्श और गैर हिंदुओं के रीति रिवाज जैसे कि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत, नीची जातियों और गैर पितृसत्तात्मक समुदायों और अन्यों को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। इस तरह से उन्होंने उन तमाम तरीकों की उपेक्षा कर दी थी जिससे विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में विभिन्न नातेदारी तरीकों ने इसके सदस्यों के जीवन को प्रभावित किया था, विशेष रूप से महिलाओं के जीवन को। केवल इरावती कर्वे का काम ही एकमात्र ऐसा था जिसमें उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारतीय परिवारों में उनकी नातेदारी और विवाह के तरीकों पर तुलनात्मक अध्ययन किया था। इससे नातेदारी और रक्त संबंधों के कुछ विभेदकारी रीति रिवाजों पर और सदस्यों, विशेष रूप से महिलाओं पर उसके प्रभावों पर प्रकाश पड़ सका। इस तरह नारीवादी विचारक कहती हैं कि मुख्य धारा के अध्ययन भारत में परिवार की संस्था के सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करने या सूचित करने में भी असफल रहे और उन्होंने परिवार को एक समतावादी, समरसतापूर्ण संस्था के रूप में प्रस्तुत किया जो सभी को लाभ पहुंचाने वाला है। उबेरॉय 2001 डंडा नारीवादी यह भी दिखलाते हैं कि संयुक्त परिवार के इन सभी अध्ययनों और इसकी एकता के महिमा मंडन के चलते महिलाओं को उस एकता को बरकरार रखने की कीमत चुकानी पड़ी है। इतना ही नहीं, जब महिलाओं की उपेक्षा की गई तब उन्हें अलग अलग तरीकों से बहुत कठिन अनुभवों से गुजरना पड़ा है। पटेल 2003, उबेरॉय 1993, 2006 डंडा अधिकतर महिलाएं पुरुष वर्चस्व के अधीन जीवन व्यतीत कर रही है। वे निर्भर हैं, अकेली हैं, उन्हें अलग कर दिया गया है और उनकी यौनिकता, सेक्सुअलिटी का प्रबंधन पुरुषों द्वारा होता है। पुरुष वर्चस्व वाले ऐसे परिवारों में रहने वाली इन महिलाओं के पास इसीलिए मुश्किल से ही कोई विकल्प या सौदेबाजी की शक्ति होती है। कौटुंबिक विचारधारा और महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति विद्वानों ने परिवार की इज्जत के नाम पर महिलाओं पर लादी जाने वाली हिंसा पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और दिखलाया है कि किस तरह परिवार की इज्जत की तार्किकता महिलाओं को अधीनस्थ बना देती है और पुरुषों को महिलाओं के स्वत्व, सेल्फ और यौनिकता, सेक्सुअलिटी पर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान कर देता है। दास 1996 डंडा। विश्वास किया जाता है कि परिवार की इज्जत और जातियों की शुद्धता, महिलाओं की यौनिक शुद्धता और उनकी यौनिकता, सेक्सुअलिटी पर नियंत्रण पर निर्भर है। नारीवादियों के अनुसार परिवार इस शुद्धता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा वह अपने सदस्यों को, विशेषकर महिलाओं को,
अपनी यौनिकता पर नियंत्रण करना सिखाते हुए इसी तरीके के समाजीकरण के जरिए करता है। लड़कियों से अपेक्षा रखी जाती है कि वे अपने व्यवहार में स्त्रीण बनी रहे, जिससे किसी पुरुष की नजर आकर्षित न हो और उनकी शुद्धता बरकरार रहे। इस संबंध में परिवार खुद नियंत्रण रखता है और स्वच्छंद व्यवहार को दंडित करता है। आवाजाही पर निषेध, पर्दा प्रथा को बनाए रखना, कुंवारेपन, पवित्रता और वफादारी पर जोर, अवैधता का कलंक, लड़कियों का जल्दी विवाह आदि ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके द्वारा परिवार जाति की चार दीवारी को बरकरार रखने में सक्रिय रूप से योगदान करता है और जातियों की शुद्धता और प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। परिवार और जाति की प्रतिष्ठा की रक्षा का जो उत्तरदायित्व परिवार द्वारा इसके पुरुष सदस्यों को सौंपा जाता है, वही इन पुरुषों को महिलाओं पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देता है और उत्तरदायित्व के चलते वह महिलाओं के व्यवहार के हर पहलू पर अपना हुक्म चलाता है। ऐसी विचारधारा परिवार के भीतर और उससे बाहर भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का आधार तैयार करती है। दमनकारी परिवार संरचना का ऐसा ही एक और पहल, जिसे मुख्यधारा के अध्ययनों में उपेक्षित कर दिया गया, जेंडर समाजीकरण की प्रक्रिया थी, जो परिवार के एक मूलभूत कार्य की रचना करता है। नारीवादी विचारक तर्क देते हैं कि मुख्यधारा के अध्ययनों ने समाजीकरण प्रक्रिया की जेंडरीकृत प्रकृति की आलोचना नहीं की, क्योंकि मुख्यधारा के विद्वान पितृसत्तात्मक विचारधारा से सहमत थे और इसके पुनरुत्पादन में उन्हें कुछ गलत नहीं लगा। नारीवादी यह तर्क भी प्रस्तुत करते हैं कि भारत में जेंडर समाजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक तौर पर रीति रिवाजों और समारोहों, भाषा के प्रयोग और परिवार में होने वाले व्यवहारों के द्वारा पूरी की गई। श्रम का जेंडर विभाजन बचपन में बहुत शुरू से ही बच्चों के मन में बिठा दिया जाता है। छोटी बच्चियों से अपेक्षा की जाती है कि वे घरेलू कार्यों जैसे खाना पकाने और शिशुओं की देखभाल में सहायता करें। दूसरी ओर यदि कोई लड़का इन कार्यों में अपनी रुचि भी दिखाए तो उसे प्रताड़ित किया जाता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे वयस्क पुरुष सदस्यों के साथ घर से बाहर कार्यस्थलों पर जाएं। नारीवादी अध्ययन दिखलाते हैं कि लड़कियों से अपेक्षा की जाती है कि वे दर्द और वंचना सहें, जो कुछ भी उन्हें दिया जाए उसे चुपचाप खा लें और आत्म बलिदान के गुणों को अर्जित करें। तथ्यों को सामने रखते हुए नारीवादी यह भी दिखलाते हैं कि भारतीय परिवारों में पुत्रों की प्राथमिकता गहराई पूर्वक जम चुकी है, जो परिवार की पितृसत्तात्मक, पुरुष वर्चस्ववादी और पितृस्थानक प्रकृति के चलते मजबूत हुई है। परिणामस्वरूप अपने जन्म वाले घर में ही लड़कियां अस्थायी और द्वितीयक सदस्यता की धारणा के साथ बड़ी होती हैं। जेंडर समाजीकरण पर सवाल उठाना दरअसल परिवार में व्याप्त श्रम के जेंडर विभाजन पर सवाल उठाने से संबंधित है। भारत में परिवार पर शोध करते हुए नारीवादी विद्वानों ने परिवार में श्रम के जेंडरीकृत विभाजन को सामने ला खड़ा किया है और व्याख्या की है कि कैसे इस विभाजन ने महिलाओं की अधीनस्थता में योगदान किया। नारीवादी विद्वानों ने ऐसे विभाजन को चुनौती भी दी। रजनी पाल रिवाला 1990 ने महिलाओं के काम के संदर्भ में परिवार और कुटुंब को लक्षित किया है। वे तर्क प्रस्तुत करती हैं कि श्रम के ऐसे विभाजन ने महिलाओं को बाजारोन्मुखी आयार्जक कार्यों से दूर रखा और इस तरह महिलाओं को आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर बना दिया। फलतः इस निर्भरता ने उन्हें निर्णय निर्माण और किसी भी तरह की शक्ति प्राप्त करने से उन्हें दूर कर दिया। परिवार की अन्य आलोचनाएं दलित नारीवादी विचार और समलैंगिक सिद्धांत से आती हैं। प्रगति परिश्रम अभ्यास 1. परिवार के बारे में उदारवादी नारीवादियों के विचारों की व्याख्या कीजिए। 2. परिवार की विचारधारा किस तरह महिलाओं को अधीनस्थ बनाती है, व्याख्या कीजिए। आने वाले हिस्से में आप परिवार के दलित नारीवादी आलोचकों और समलैंगिक आलोचकों के अध्ययन के बारे में और परिवार में घरेलू हिंसा के बारे में पढ़ेंगी। दलित नारीवादी आलोचक भारत में नारीवाद ने हिंदू उच्च जातियों, मध्यवर्गीय और शहरी महिलाओं के अनुभवों को सभी महिलाओं के अनुभवों के तौर पर मान लिया। दलित बहुजन आलोचकों ने भारतीय नारीवादियों का ध्यान जातिगत असमानता की अदृश्यात्मक प्रतीति की ओर दिखलाया और भेद की राजनीति पर अत्यधिक जोर दिया। गुरु 1995 डंडा दलित बहुजन नारीवादियों ने तर्क दिया है कि भेद दलित महिलाओं के दमन और पराधीनता को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो दोहरी पितृसत्तात्मक संरचनाओं की विशिष्टता से योजित है।
क. पितृसत्तात्मकता का ब्राह्मणवादी स्वरूप जो दलित महिलाओं को उनकी जातीय स्थिति के चलते कलंकित करता है। ख. दलित पुरुषों द्वारा अपनी महिलाओं के आर्थिक और लैंगिक श्रम पर किया जाने वाला नियंत्रण का अंतरंग रूप। नारीवादी परिवार अध्ययनों के समलैंगिक आलोचक। समलैंगिक आलोचकों ने भारतीय नारीवादियों द्वारा परिवार के रूप निर्माण में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका और परिवार में शक्ति के असमान वितरण की उपेक्षा पर प्रश्न उठाए। इन्होंने नारीवादियों के विरुद्ध यह तर्क दिया कि उन्होंने गैर मानकीय संबंधों पर प्रश्न नहीं उठाए थे। समलैंगिक आलोचकों के अनुसार नारीवादियों ने परिवार के अंतर्गत जेंडरीकृत भूमिकाओं, महिलाओं की अधीनस्थता, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, संपत्ति और निर्णय निर्माण में असमान अधिकारों और अन्य बातों पर सवाल उठाए। रिंचिन 2005 लिखती हैं, परिवार के अंतर्गत हिंसा को गंभीर चिंता की तरह देखा गया, लेकिन कभी भी उसे वैधता, प्रासंगिकता और स्वयं संस्था के अस्तित्व हेतु खतरे के रूप में नहीं देखा गया। उनके अनुसार परिवार के सदस्य आगे भी वंश चलाने और परिवार बनाने के कर्तव्य के बोझ से दबे रहते हैं। परिवार भी किसी और सभी के लिए नहीं खुला रहता, बल्कि इसमें प्रवेश के दो ही रास्ते हैं, जन्म या फिर विवाह। इसलिए सम्मति और अधीनता के लिए शक्ति और हिंसा का प्रयोग होना कोई अनजानी बात नहीं है। उनके अनुसार इस बात की तात्कालिक आवश्यकता है कि परिवार में पुनः वापस प्रवेश करने की बजाय परिवार की पूरी धारणा को व्यापक किया जाए और विवाह को जीवन के एकमात्र तरीके की बजाय इसे परिवार में रहने का एक और तरीका मान लिया जाए। 5.6 घरेलू हिंसा, सुरक्षित स्थल के रूप में परिवार की धारणा को दुर्बल बनाना। भारत में घरेलू हिंसा के कुछ प्रमुख स्वरूपों की चर्चा नीचे की गई है। आप अगली इकाई विवाह में घरेलू हिंसा के कुछ और स्वरूपों के बारे में पढ़ेंगे। लिंग चयन और बालिका शिशु हत्या। जन्म से पहले ही बालिका शिशुओं का गर्भपात करा देना हिंसा का भारतीय समाज में गहराई से जड़ें जमा चुका एक तरीका है। यहाँ तक कि बालिका शिशु के जन्म लेने से पूर्व ही उसे उसकी मां के गर्भ में गर्भपात द्वारा मार दिया जाता है। पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या में स्त्री पुरुष लिंगानुपात में लगातार आ रही कमी इस तथ्य की पुष्टि करती है। एमनियोसेंटेसिस जन्म के साथ होने वाली कमियों को जानने की एक चिकित्सकीय तकनीक है, जिसके जरिए भ्रूण का लिंग निर्धारण भी किया जा सकता है। इस तकनीक के प्रसार के साथ ही कन्या भ्रूण हत्या महिलाओं के खिलाफ हिंसा का सर्वप्रमुख रूप बन चुकी है। बालिका भ्रूण हत्या और बालिका शिशु हत्या प्रायः उस प्रभावी विचारधारा की परिणति है जो बालकों के जन्म को अधिक मूल्यवान बतलाता है। पुत्रों के जन्म की इच्छा हिंदू परिवारों में इस विश्वास के चलते बलवती होती है कि उन्हें अपने माता पिता के लिए स्वर्ग में जाने का माध्यम समझा जाता है। इस विश्वास के साथ ही पुत्रों का प्रदाता के रूप में समझा जाना और लड़कियों को एक बोझ के रूप में माना जाना भी बालिका भ्रूण हत्या और बालिका शिशु हत्या को बढ़ावा देता है। सुविधाओं और संसाधनों तक असमान पहुंच। प्रभावी विचारधारा यह मानती है कि लड़कियां अपेक्षाकृत गौण, शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर और सबसे बढ़कर लैंगिक रूप से असुरक्षित होती हैं। परिवार में पुत्रियों या बालिकाओं के प्रति इस भेदभाव और उन पर आरोपित बंधनों के चलते परिवार में मूलभूत संसाधनों के बंटवारे में जेंडर और उम्र के कारक विनियमन का कार्य करते हैं। इन मूलभूत संसाधनों में पोषण, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और अन्य भौतिक संपत्तियों के साथ साथ अभिभावकीय ध्यान और देखभाल भी शामिल होता है। साक्ष्य इशारा करते हैं कि भौतिक संसाधनों तक पहुंच के मामले में लड़कियों और महिलाओं को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया जाता है। पुत्र को भोजन में अधिक भाग मिलता है, जबकि लड़कियों के हिस्से में बचा कुचा खाना आता है। यहाँ तक कि भोजन की प्राप्ति के मामले में भेदभाव का यह रूप उच्च जातियों के मध्यवर्गीय घरों में भी पाया जाता है, जो यह इशारा करता है कि यह किसी कमी या किसी वंचन की स्थिति के कारण नहीं है। बाल उत्पीड़न। बच्चे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रकृति के तात्विक उत्पीड़न के शिकार होते हैं। इसमें यौनिक आक्रामकता, पिटाई के साथ साथ बच्चों से घंटों काम लेना शामिल है, जिन्हें अन्यथा स्कूल या अपने खेल में व्यस्त होना चाहिए। कालेकर 1998-1744 डंडा घरेलू कार्यों के बोझ से दबी हुई लड़कियां और भी अधिक उत्पीड़ित होती हैं।
वे सिर्फ बेटी होने का अनुभव कर पाती हैं और स्वच्छंद बचपन से वंचित होती हैं जो मात्र लड़कों के लिए आरक्षित होता है। कोसाम्बी 1998 डंडा बच्चों का यौन उत्पीड़न बाल उत्पीड़न का एक तेजी से फैलने वाला स्वरूप है जिसके बारे में मुश्किल से ही कभी बात की जाती है। परिवार इस प्रकार के यौन उत्पीड़न के बारे में कभी कभार ही बात करते हैं। यदि बलात्कार करने वाला कोई पिता, भाई, चाचा या चचेरा भाई हो तो उसको रिपोर्ट करने का मौका और भी कम होता है। विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में यद्यपि लड़कियों के यौन उत्पीड़न के शिकार होने की अपेक्षाकृत अधिक संभावना होती है, छोटे लड़कों के यौन उत्पीड़न के व्यापक मामलों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यदि लड़कियों के यौन उत्पीड़न के मामले में परिवार में चुप्पी रहती है तो यह बात बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में भी उतनी ही सही है। यौन उत्पीड़न घरेलू दायरों में भी घटित होता है। यौन उत्पीड़न या प्रताड़ना के अंतर्गत गंदे यौनिक इशारे करना, यौनिक चाहत को जबरदस्ती व्यक्त करना और यौनिक प्रकार के अन्य मौखिक या शारीरिक इशारे शामिल हैं। यौन प्रताड़ना एक प्रकार से एक मूलभूत औजार के रूप में प्रयुक्त की जाती है, जिससे पुरुष महिलाओं को उनके पितृसत्तात्मक रूप से परिभाषित दायरे में रखते हैं। यह महिलाओं के शारीरिक प्रदर्शनों पर फब्तियों के रूप में, यौनिक आचारों से संबंधित गालियों के रूप में, उंगलियों के इशारों के रूप में, महिलाओं से टकराने या उन्हें धक्का देने, उन्हें पीटने, एकटक या तिरछी नज़र से घूरने के रूप में हो सकता है। ये सभी घटनाएं भय के वातावरण का निर्माण करती हैं और संबंधित महिलाओं की अस्मिता को चोट पहुंचाती हैं। यौनिक हमला या बलात्कार को मोटे तौर पर असहमत और शारीरिक शक्ति, भय या धमकी के प्रयोग से यौनिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें महिला के पति द्वारा की गई असहमत यौन गतिविधि शामिल होती है। हालांकि इसे वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता है। बलात्कार ऐसे लोगों के बीच हो सकता है जो पहले से एक दूसरे को जानते हों और ऐसे लोगों के बीच भी जो पहले से आपसी सहमति से यौन संबंध स्थापित कर चुके हों। इस विश्वास के विरुद्ध कि बलात्कार अंधेरी गलियों में बदसूरत और भयावह दिखने वाले अपरिचित लोगों द्वारा किए जाते हैं, अधिकांशतया बलात्कार घर की चार दीवारियों के बीच पारिवारिक सदस्यों, परिचितों, पड़ोसियों, चचेरे भाइयों और अन्य निकट संबंधियों द्वारा किए जाते हैं। उम्रदराज लोगों और विधवाओं के विरुद्ध हिंसा नौजवान पीढ़ियों पर निर्भरता की स्थिति उपेक्षा में परिणत होती है और कुछ मामलों में बुजुर्ग लोगों, विशेषकर महिलाओं, के खिलाफ हिंसा और उनसे बुरे व्यवहार के रूप में। विधवाएं और उम्रदराज लोग साधारणतया आर्थिक रूप से अपने रिश्तेदारों पर निर्भर होते हैं, इसलिए वे अपने पारिवारिक सदस्यों की हिंसा के प्रति अधिक सुभेद्य वल्नरेबल होते हैं, जिसमें अधिकतर सास ससुर, बेटे, बहुएं और अन्य रिश्तेदार शामिल होते हैं। वैधव्य महिलाओं को शोषण और हिंसा के नए स्वरूपों और नए जाल के समक्ष खड़ा कर देता है। पितृसत्तात्मक समाज में विधवाओं को एक शाप और एक अपशगुन समझा जाता है और उनकी आवाजाही को तमाम तरीकों से निषिद्ध किया जाता है। विधवाओं की यौनिक सुभेद्यता वल्नरेबिलिटी या असुरक्षित यौनिकता व्यापक रूप से प्रभावी है। वे अपने दाम्पत्यिक परिवार में ही यौन उत्पीड़न का शिकार बनने को संतप्त होती हैं या कभी कभी तो अपने सास ससुर द्वारा वेश्यावृत्ति तक में धकेल दी जाती हैं। कालेकर 1998 डंडा LGBTQ सदस्यों के विरुद्ध हिंसा एवं भेदभाव। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि परिवार का विचार विपरीत यौन व्यवहारों के आदर्श पर आधारित है, इसलिए ऐसे मानकों से थोड़ा भी विचलन भेदभाव और हिंसा की ओर उन्मुख कर देता है। परंपरागत तौर पर पारलैंगिक रूप से पैदा हुए बच्चे, जिन्हें हिजड़ा कहा जाता है, परिवार द्वारा छोड़ दिए जाते हैं या फिर शिशु हत्या के रूप में उन्हें मार दिया जाता है। हमारे समाज में समलैंगिकता अस्वीकार्य है और इससे बचाव के लिए जान लेने की धमकी सहित हिंसा को एक औजार के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। समलैंगिकता में लिप्त लड़कियों को सुधारने के लिए बलात्कार का उपयोग किया जाता है और समलैंगिक लड़कियों को विपरीत लिंगी बनाया जाता है। समलैंगिक पुरुषों या महिलाओं को विपरीत लिंगी विवाहों के लिए मजबूर किया जाता है और यदि वे ऐसा करने को तैयार नहीं होते तो उन्हें भयानक परिणाम भुगतने की धमकी दी जाती है।
हिंसा का उपरोक्त रूप भी उन तमाम तरीकों में से कुछ तरीकों को दिखलाता है जिसमें परिवार के सदस्य परिवार में ही असमान शक्ति, असमान ओहदे का पदसोपानिक जीवन जीते हैं। हिंसा के ये उदाहरण दिखलाते हैं कि परिवार हमेशा रहने के लिए सुरक्षित स्थान और शाश्वत प्रेम का स्थान नहीं होता, बल्कि यह सक्रिय रूप से पदसोपानगत, भेदभावपूर्ण होता है और विभिन्न क्षमताओं के माध्यम से अपने ही सदस्यों का उल्लंघन करता है। 5.7 सारांश। इकाई में परिवार की प्रकृति और उसके प्रकार्यों की चर्चा विशेष रूप से परिवार के प्रकार्यवादी अध्ययनों की सहायता लेकर की गई है। इसमें वर्णन किया गया है कि कैसे मोटे तौर पर परिवार को सभी समाजों की मूलभूत इकाई माना जाता है और कैसे यह समाज की प्रगति और रखरखाव के लिए व्यावहारिक है। नारीवादी विद्वान परिवार के प्रति ऐसी समझ को नकार देते हैं। परिवार में उपस्थित भेदभाव अंडरस्कोर को सामने लाने की उनकी कोशिश को भी स्थान दिया गया है। भारतीय नारीवाद और परिवार पर समलैंगिक अध्ययन और महिलाओं की अधीनस्थता में परिवार की भूमिका तथा परिवार की विचारधारा की भूमिका को उजागर करने की उनकी कोशिश की चर्चा भी यहाँ की गई है। 5.9 अभ्यास के लिए प्रश्न। 1. परिवार की प्रकार्यवादी व्याख्या क्या है? 2. भारत में जेंडर समाजीकरण को व्याख्यायित कीजिए और यह परिवार में महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? 3. दलित नारीवादी आलोचकों द्वारा की गई परिवार के विचारधारा की आलोचना और भारत में जाति से इसके संबंध की व्याख्या कीजिए। 4. विपरीत लिंगी मानक क्या है और परिवार में यह किस प्रकार अन्य सदस्यों के अधिकारों का हनन करता है? धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।